नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम चौधरी नॉन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के एक प्रमुख चैप्टर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के दुर्ग। दुर्गों के बारे में अपन राजस्थान में एक कहावत चलती है कि नाम गीतड़ासु या गीतड़ासु रह गए। नाव गीतड़ासु या भीतड़ासु रह गए। इसका अर्थ क्या होता है कि या तो राजस्थान के इतिहास में नाम लोक गीतों में अमर रहता है, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा कोई महल या दुर्ग बनवाए जाते हैं, उन व्यक्ति का नाम अमर रहता है। तो राजस्थान में कहावत चलती है कि नाम गीतड़ासु या भीतड़ासु रह गए। अब अपन दुर्गों के बारे में आगे बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी राजस्थान में जो दुर्गों की संख्या है वो कितनी है, राजस्थान से ज्यादा दुर्ग कहाँ पाए जाते हैं। तो पूरे भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग पाए जाते हैं वो नंबर 1 पर पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। लगभग 650 के आसपास दुर्ग यहाँ पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर दुर्गों की श्रेणी में जो राज्य जाता है उसका नाम है मध्य प्रदेश। यानी दूसरे सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में 250 के आसपास दुर्ग मिलते हैं। राजस्थान में कितने दुर्ग मिलते हैं? 250 के आसपास। कहा जाता है कि राजस्थान में हर औसतन 16 से 20 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई एक दुर्ग पाया जाता है। राजस्थान में भी अपन बात करें कि सर्वाधिक दुर्ग कहाँ मिलते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग मिलते हैं जयपुर जिले में। कहाँ मिलते हैं बताओ? जयपुर जिले में। जयपुर जिले के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? जयपुर जिले में आमेर का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है। ठीक है। कैसे राजस्थान में जयपुर में क्या है, सर्वाधिक दुर्ग पाए जाते हैं। दुर्ग बनाने की जो कला होती है उस कला को कहते हैं स्थापत्य कला। यानी भवन निर्माण की जो कला होती है उस कला को अपन बोलते हैं स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का जनक यदि हम कहें तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है बताओ? महाराणा कुंभा। देखिए, नाम गीतड़ासु या भीतड़ासु रह गए, अर्थात या तो राजस्थान के इतिहास में नाम लोकगीतों में अमर रहता है, या जिस किसी व्यक्ति ने दुर्ग या महल या स्मारक जो भी बनवाए हों उनका नाम अमर रहता है। पूरे भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 मध्य प्रदेश, और अपना राजस्थान इस श्रेणी में कितना कौन सा नंबर रखता है? तीसरा। राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वो दुर्ग कितने बताए गए हैं? 250 प्लस, यानी कि 250 से ज्यादा दुर्ग राजस्थान में है। और इन दुर्गों में सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वो राजस्थान के जयपुर जिले में, जो राजस्थान की राजधानी है, वहां पर है। स्थापत्य कला किसको कहते हैं? भवन निर्माण की कला, जिसको हम स्थापत्य कला कहते हैं। स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। ठीक है। एक आदमी है भीलवाड़ा निवासी, कहाँ के हैं बताओ? भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा निवासी एक व्यक्ति हैं जिन्हें कहते हैं कवि श्यामल दास। क्या बोलते हैं? कवि श्यामल दास। भीलवाड़ा निवासी कवि श्यामल दास, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है वीर विनोद। पुस्तक का क्या नाम है? वीर विनोद। तो वीर विनोद के लेखक कौन है बताओ? कवि श्यामल दास। ये रहने वाले कहाँ के हैं बताओ? भीलवाड़ा। तो कवि श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र में 84 दुर्ग हैं। मेवाड़ क्षेत्र में कितने दुर्ग हैं? 84। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। इसीलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि दुर्गों के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा है। नंबर 1, एक व्यक्ति है मनु। तो मनु स्मृति में दुर्गों के बारे में क्या कहा गया है? देखिए,
जब दुर्गों की अपन बात करते हैं तो दुर्ग शब्द की जो पहली बार उत्पत्ति हुई है, यानी पहली बार दुर्ग शब्द के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है, तो वो बताया गया है मनुस्मृति में। तो दुर्गों का प्रथम उल्लेख किसमें कहा गया है? दुर्गों का प्रथम उल्लेख किसमें हुआ है बताओ? मनुस्मृति में। दुर्गों का प्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में क्या कहा गया है दुर्गों के बारे में? मनुस्मृति में दुर्गों के बारे में कहा गया है कि ऐसा दुर्ग जो ऊंचाई पे स्थित हो, ऊंचाई पे स्थित हो, उसमें एक धनुर्धर, एक एक धनुर्धर 100 धनुर्धरों को मार सकता है, 100 को मार सकता है। और ऊंचाई पर स्थित दुर्ग में 100 धनुर्धर, 100 धनुर्धर और 1000 धनुर्धरों को मार सकते हैं। ऐसा किसमें कहा गया है? मनुस्मृति में। फिर याज्ञवल्क्य में क्या कहा गया है? नंबर 2, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य में क्या कहा गया है? मनुस्मृति में क्या कहा कि ऊंचाई पर स्थित जो दुर्ग होता है, उस दुर्ग में एक धनुर्धर ऊंचाई से नीचे वाले 100 धनुर्धरों को मार सकता है, और ऊंचाई पर स्थित 100 धनुर्धर नीचे वाले 1000 धनुर्धरों को मार सकते हैं। अब नंबर 2, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य में क्या कहा गया है कि दुर्गों की स्थिति से राजा की सुरक्षा और प्रजा के कोष की रक्षा होती है। राजा की क्या होती है बताओ? सुरक्षा। राजा की सुरक्षा और प्रजा के कोष की, प्रजा के कोष की रक्षा, ऐसा कहा गया है याज्ञवल्क्य में। क्या कहा गया है? याज्ञवल्क्य में। ठीक है। नंबर 3, अब अपन बात करते हैं नंबर 3, नीति वाक्यामृत। क्या, कौन सी, किसकी बात करते हैं? नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत में दुर्गों के बारे में कहा गया है कि जो दुर्ग होते हैं, उस दुर्ग में एक सुरंग होनी चाहिए। उस दुर्ग में क्या होनी चाहिए? सुरंग। यदि उस दुर्ग में सुरंग नहीं होगी तो वह दुर्ग कैसा बन जाएगा? बंदी गृह। वह दुर्ग कैसा बन जाएगा? बंदी गृह। तो ये 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। मनुस्मृति कहती है कि एक दुर्ग में एक धनुर्धर नीचे वाले 100 धनुर्धरों को, और ऊपर वाले 100 धनुर्धर नीचे वाले 1000 धनुर्धरों को मार सकते हैं। नीति वाक्यामृत में के अनुसार दुर्ग में एक गुप्त सुरंग होनी चाहिए। यदि दुर्ग के अंदर गुप्त सुरंग नहीं होती है तो वह दुर्ग बंदी गृह बन जाएगा। याज्ञवल्क्य के अनुसार दुर्गों की स्थिति से राजा की सुरक्षा और उनकी प्रजा के कोष की रक्षा होती है। अब अपन बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रकार के जो दुर्ग होते हैं वो होते हैं गिरि दुर्ग। वो कौन से होते हैं? गिरि दुर्ग। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2, कौटिल्य एक व्यक्ति था जिसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। इसके अनुसार, यानी कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है? गिरि दुर्ग। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है? गिरि दुर्ग। नंबर 3, शुक्र नीति के अनुसार, कौन सी नीति? शुक्र नीति। तो शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग होता है वो होता है सैन्य दुर्ग। वो क्या होता है? सैन्य दुर्ग। तो ये तीनों कैसे दुर्ग हैं बताओ? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। कैसे दुर्ग हैं बताओ? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। तो अपन से कोई भी व्यक्ति पूछे कि मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होगा, तो गिरिदुर्ग। अर्थशास्त्र या कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होगा गिरिदुर्ग, और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है सैन्य दुर्ग। ठीक है। अब इससे अपन अगली बात करते हैं कि राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 7। देखिए, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। ऐसा कौन बताता है? शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 7। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1, राजा। किसी भी राज्य में जो पहली आवश्यकता होती है वो किसकी होती है?
राजा की। राजा के बाद दूसरा स्थान होता है अमात्य का। किसका होता है? अमात्य, जिसको बोलते हैं मंत्री। इसको क्या बोलते हैं? मंत्री। तो दूसरा स्थान मंत्री का होता है, पहला स्थान राजा का होता है। तीसरा, इनकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए गुप्तचरों की भी आवश्यकता होती है। तो राज्य का जो तीसरा अंग है वो कौन सा होता है? गुप्तचर। किसी भी राज्य को चलाने के लिए, उसके सैनिकों का निर्वहन करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राजा के पास एक कोष होना चाहिए। राजा के पास क्या होना चाहिए? कोष। तो इसकी चौथी जो आवश्यकता होती है या चौथा जो अंग होता है वो होता है कोष। और पांचवा अंग होता है राष्ट्र। जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो राजा किस काम का? तो पांचवा अंग क्या होता है? राष्ट्र। और इसका जो छठवां अंग होता है वो होता है दुर्ग। छठवां अंग क्या होता है? दुर्ग। और इनका सातवां अंग, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है, वो होती है सेना। वो क्या होती है? सेना। तो बताओ, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 7। पहला राजा, दूसरा अमात्य मंत्री, तीसरा गुप्तचर, चौथा कोष, पांचवा राष्ट्र, छठवां दुर्ग और सातवां सेना। ये जो छठवां जो अंग है दुर्ग, इस दुर्ग को राज्य के हाथ की संज्ञा दी जाती है। इसको क्या कहा जाता है? राज्य का हाथ। राज्य का हाथ किसको कहा जाता है? दुर्ग। ठीक है, आइए आगे। अब अपन बात करते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार होते हैं? 9। कितने प्रकार होते हैं? 9। पहला, गिरि दुर्ग। पहला होता है गिरि दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो ऊंचाई पे स्थित हों, जो पहाड़ी पे स्थित हों, उनको अपन गिरि दुर्ग कहते हैं। नंबर 2, वन दुर्ग। नंबर 2, वन दुर्ग। वे दुर्ग जो कटीली झाड़ियों से निर्मित या किसी सघन वन में बने हों, उनको अपन कहते हैं वन दुर्ग। नंबर 3, एरन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो वन में भी स्थित हों और पहाड़ी पर भी स्थित हों, यानी जो वन दुर्ग की और गिरि दुर्ग, इन दोनों दुर्गों की विशेषता रखते हों, ऐसे दुर्गों को अपन क्या कहते हैं? एरन दुर्ग। नंबर 4, सैन्य दुर्ग। वे दुर्ग जिसमें हमेशा सैनिक रहते हों, ऐसे दुर्गों को अपन क्या बोलते हैं? बताओ, सैन्य दुर्ग बोलते हैं। नंबर 5, सहाय दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनमें हमेशा सूरवीर रहते हों, जिनमें हमेशा कौन रहते हों? सूरवीर। और जिसमें राजा और उसके सगे संबंधी, जिसमें राजा और उसके सगे संबंधी रहते हों या सगे संबंधियों का निवास हो, ऐसे दुर्गों को क्या बोलते हैं? ऐसे दुर्गों को बोलते हैं सहाय दुर्ग। तो नंबर 1 कौन सा हुआ? गिरि दुर्ग। नंबर 2, वन दुर्ग। नंबर 3, एरन दुर्ग। नंबर 4, सैन दुर्ग। नंबर 5, सहाय दुर्ग। नंबर 6, जल दुर्ग। जल दुर्ग या इसी को बोलते हैं औदक दुर्ग। इसी को क्या बोलते हैं? औदक दुर्ग। तो वे दुर्ग जिनके दोनों ओर से कोई भी नदी निकल रही हो या जिनके दोनों ओर जल होता है, ऐसे दुर्गों को क्या बोलते हैं? जल दुर्ग। उदाहरण के लिए जैसे गागरों का किला जो झालावाड़ में स्थित है, ऐसे दुर्गों को क्या बोलते हैं? जल दुर्ग। और सातवां प्रकार होता है थानवन दुर्ग। सातवां प्रकार कौन सा होता है? थानवन दुर्ग। यानी कि ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित हों। जो कहाँ स्थित हों? मरुस्थल में। और मरुस्थल कहाँ पर है बताओ? राजस्थान के पश्चिम में। तो राजस्थान के पश्चिम में ऐसा दुर्ग कौन सा मिलेगा? तो उदाहरण है इसका सोनारगढ़ का किला, जिसे अपन जैसलमेर का किला भी कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया इसका? सोनारगढ़ का किला। तो बताओ, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार हैं? 9। पहला प्रकार गिरि दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हों, क्या कहलाते हैं? गिरि दुर्ग। नंबर 2, ऐसे दुर्ग जो वन में स्थित हों या जंगल में स्थित हों, वो क्या कहलाते हैं? वन दुर्ग। नंबर 3, एरन दुर्ग। वे दुर्ग जो वन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों की विशेषता रखते हों, ऐसे दुर्ग कौन से होते हैं? एरन दुर्ग। नंबर 4, सैन्य दुर्ग जिसमें हमेशा सैनिक रहते हैं, उन दुर्गों को क्या बोलते हैं? सैनिक दुर्ग। नंबर 5, सहाय दुर्ग। ऐसे दुर्ग जहाँ पे सूरवीर, राजा और उसके सगे संबंधी रहते हों, ऐसे दुर्गों को अपन क्या बोलते हैं? सहाय दुर्ग।
जल दुर्ग वे होते हैं जिनके दोनों ओर से कोई नदी निकल रही हो, ऐसे दुर्गों को अपन क्या बोलते हैं, जल दुर्ग। धानवन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जो मरुस्थल में या रेती रेत में होते हैं, उनको अपन बोलते हैं धानवन दुर्ग। उदाहरण के लिए अपन का सोनारगढ़ का किला। अब अपन बात करते हैं अगले 8वें दुर्ग की। तो 8वां जो दुर्ग होता है वो है पारिक दुर्ग। कौन सा है? पारिक दुर्ग। और नंबर 9वां जो दुर्ग है वो है पारिद दुर्ग। पारिक दुर्ग और पारिक दुर्ग, देखिए दोनों के नाम एक जैसे हैं, लेकिन अपन को याद रखना है पारिक है ऐसे खाई, तो ऐसे दुर्ग जिनकी चारों ओर खाई हो, जिनके चारों ओर खाई हो, उसमें क्या भरा हुआ हो, पानी भरा हुआ हो, ऐसे दुर्गों को अपन बोलते हैं पारिक दुर्ग। उदाहरण है इसका लोहागढ़ का किला। उदाहरण क्या है इसका बताओ? लोहागढ़ का किला। और लोहागढ़ का किला कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। कहाँ पर है बताओ? भरतपुर में। पारिक दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर दीवार हो, जिनके चारों ओर क्या होती हो? दीवार। ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं बताओ? पारिद दुर्ग। जैसे इसका उदाहरण है चित्तौड़ का किला। इसका उदाहरण क्या है बताओ? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार बताए गए हैं? 9 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 9 प्रकार के। अभी हम कुछ दुर्गों के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो दुर्ग है वह कौन सा दुर्ग है? तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो दुर्ग है वो दुर्ग है भटनेर का दुर्ग। कौन सा है? भटनेर दुर्ग या भटनेर किला। इसका निर्माण 298 ईस्वी में किया गया। इसका निर्माण कब किया गया? 298 ईस्वी। और भटनेर का किला कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। राजस्थान में दूसरा जो सबसे पुराना किला है, पहला किला कौन सा है? भटनेर। और दूसरा सबसे पुराना किला है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। दूसरा सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। अब अपन बात करते हैं, ये तो हुआ प्राचीनतम। अब बात करते हैं नवीनतम दुर्ग। अब बात करते हैं अपन नवीनतम दुर्ग। तो राजस्थान में सबसे नवीनतम दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग लोहागढ़ को कहा जाता है। सबसे नवीनतम दुर्ग किसको कहा जाता है? लोहागढ़ को। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग किसको कहा जाता है? लोहागढ़ को। इस दुर्ग का निर्माण हुआ 1733 में। दुर्ग का निर्माण कब हुआ बताओ? 1733। अब कुछ प्रमुख दुर्ग ऐसे हैं, जैसे राजस्थान में मुस्लिम पद्धति से बना हुआ दुर्ग। राजस्थान में मुस्लिम पद्धति से बना हुआ दुर्ग कौन सा दुर्ग है? तो राजस्थान में मुस्लिम पद्धति से दुर्ग बना, जिसे किसने बनवाया? अकबर ने। इस दुर्ग का नाम पड़ा अकबर का किला। क्या पड़ा बताओ? अकबर का किला। और ये कहाँ पर है बताओ? अजमेर में। कहाँ पर है बताओ? अजमेर में। तो मुस्लिम पद्धति से राजस्थान का बना एकमात्र किला अकबर का किला, जो कहाँ पर है? अजमेर में। इसी दुर्ग में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की क्या बनाई थी? योजना। अब अपन बात करें पठान शैली से निर्मित, पठान शैली से निर्मित पठान शैली से निर्मित राजस्थान का दुर्ग, तो वह दुर्ग है फतेहपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है बताओ? फतेहपुर दुर्ग। और फतेहपुर दुर्ग कहाँ पड़ता है? सीकर में। फतेहपुर दुर्ग कहाँ पड़ता है? सीकर में। तो यदि हमसे पूछे कि मुस्लिम पद्धति से बना हुआ किला, तो अकबर का किला। पठान शैली से बना हुआ किला तो फतेहपुर सीकर। अब बात करते हैं बौद्ध शैली से निर्मित दुर्ग। तो बौद्ध शैली से निर्मित दुर्ग, ऐसा दुर्ग राजस्थान का जो कौन सी शैली से बना है? बौद्ध शैली से। तो वह दुर्ग है मंडोर का दुर्ग। कहाँ का दुर्ग है बताओ? मंडोर का दुर्ग। और मंडोर दुर्ग कहाँ पर है? तो मंडोर दुर्ग है जोधपुर में। मंडोर दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। तो देखिए, मुस्लिम पद्धति से बना किला अकबर का किला, पठान शैली से निर्मित दुर्ग फतेहगढ़ दुर्ग सीकर, बौद्ध शैली से निर्मित दुर्ग मंडोर। अब यदि हमसे पूछे कि हिंदू और मुस्लिम शैली से बना हुआ दुर्ग,
हिंदू प्लस मुस्लिम शैली से बना हुआ राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? तो वह दुर्ग है आमेर दुर्ग। वह कौन सा दुर्ग है बताओ? आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग कहाँ पड़ता है? जयपुर में। आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये प्रमुख बात हुई। सबसे प्राचीनतम दुर्ग पूछता है तो भटनेर का किला 298 ईस्वी में। सेकंड प्राचीनतम दुर्ग पूछता है तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे नवीनतम दुर्ग पूछता है तो लोहागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण हुआ 1733। मुस्लिम पद्धति से बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग अकबर का किला, जो अजमेर में पड़ता है। पठान शैली से निर्मित दुर्ग फतेहपुर दुर्ग सीकर में। बौद्ध शैली से निर्मित दुर्ग मंडोरगढ़ दुर्ग जोधपुर में। हिंदू और मुस्लिम शैली से निर्मित दुर्ग कहाँ पर है बताओ? आमेर में। चलिए और बात करते हैं। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो व्यापारियों ने बनाया, यानी व्यापारियों द्वारा निर्मित, व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ का किला। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण भैंसासा है और रोड़ा नामक व्यापारी द्वारा करवाया गया। अब राजस्थान का एक प्रमुख दुर्ग, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई हो। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें क्या लगी हुई हो? लिफ्ट। तो वह दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? बीकानेर। कहाँ पड़ता है? बीकानेर। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें के ऊपर जिसके ऊपर फिल्म बनी हो। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसके ऊपर क्या बनी हो? फिल्म। वह दुर्ग है सोनारगढ़ का किला। वह कौन सा किला है? सोनारगढ़ का किला, जो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। जो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। तो ऐसा दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी है वो है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। और राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिस पर क्या बनी हुई हो? फिल्म। वो कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़। देखिए फिर राजस्थान का ऐसा एकमात्र दुर्ग जिसमें चांदी के गोले दागे हों। इसने क्या दागे हों? चांदी के गोले। तो चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, ये दुर्ग है चूरू। ये दुर्ग कौन सा है? चूरू। याद कैसे रखेंगे? चांदी और चूरू। चांदी और चूरू। तो चांदी के दुर्ग दागने वाला दुर्ग तो कौन सा है बताओ? चूरू। ठीक है। फिर एक आता है अपना अजयगढ़। अजयगढ़ दुर्ग किसको बोलते हैं? अजयगढ़ दुर्ग बोलते हैं लोहागढ़ दुर्ग को। किसको बोलते हैं? लोहागढ़ दुर्ग को, जो कहाँ पड़ता है? भरतपुर। कहाँ पड़ता है? फिर अपन बात करते हैं लिविंग फोर्ट। राजस्थान में लिविंग फोर्ट कितने हैं? दो। नंबर एक, लिविंग फोर्ट वो होते हैं जिसमें आज भी लोग रहते हैं। तो राजस्थान में ऐसे कितने दुर्ग हैं जिनमें आज भी लोग रहते हैं? दो दुर्ग। नंबर एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और नंबर दो जैसलमेर दुर्ग। ठीक है। तो राजस्थान में ऐसे कितने दुर्ग हैं जिनमें आज भी लोग रहते हो? नंबर एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नंबर दो जैसलमेर दुर्ग। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल नॉन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।